जैसे ही विकास ने राघव को देखा, ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो और उसका चेहरा पीला पड़ गया। राघव, तुम कैसे हो? तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही हो। यह मुझे वाकई बेचैन कर रहा है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंतित हूं। रात में राक्षस कैसे होते हैं और सुबह आत्मा कैसे तड़पती है? राघव ने पूछा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्या यह हो सकता है यह तुम ही थे? विकास की आंखें खौफ से भर गईं। उसे अचानक वह औषधीय गोली याद आ गई जो राघव ने उसे पीटने के बाद खिलाई थी। कीमियागर संघ के अनुसार यह अंगों की रक्षा के लिए एक गोली थी और इसका प्रभाव यह सुनिश्चित करना था कि आंतरिक अंगों के विफल होने के बावजूद वह कुछ समय तक नहीं मरेगा। लेकिन विकास को हमेशा लगता था कि उस घटना में कुछ गड़बड़ है और आज राघव की बातें सुनकर उसे तुरंत उस गोली पर संदेह हो गया। राघव, वे भूत निश्चित रूप से तुम्हारे थे। तुम नीच कमीने। विकास ने कटुतापूर्वक अपना आक्रोश व्यक्त किया। इन दिनों वह जिस दर्द से गुजर रहा था उसके बारे में सोचते हुए वह गुस्से से चिल्लाया और राघव पर हमला कर दिया। एक हल्का सा थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। इसके पीछे की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी और इससे वह बस उड़ गया। घृणित, तुम मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे करोगे? मैं चाहे कितना भी घिनौना क्यों ना हो, यह तुम्हारे बुरेपन का 100वां हिस्सा भी नहीं है। बताओ, तुमने इतने सालों में मेरे खिलाफ कितने घिनौने तरीके अपनाए हैं? राघव ने हल्के से हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, तुम्हें खुद भी अब याद नहीं है। क्रूर होने का हमेशा बदला लेना पड़ता है। अब जब मैं मजबूत हो गया हूं तो क्या मुझे बदला नहीं लेना चाहिए? चेहरे पर पड़े इस थप्पड़ ने विकास को पूरी तरह से शांत कर दिया। इन दिनों अपने घावों से उबरने के बावजूद उसने राघव के बारे में जानकारी प्राप्त करना बंद नहीं किया था। यह तथ्य कि राघव ने आर्यद्वीप के राजकुमार के शाही अंगरक्षक को पीटा था ने राजधानी को पूरी तरह से हिला दिया था। वह रक्त संक्षेपण क्षेत्र में एक सच्चा विशेषज्ञ था। सैन्य शक्ति के मामले में विकास अब राघव के मुकाबले में नहीं था। हैसियत के मामले में राघव एक महान पिल अप्रेंटिस था और वह उससे तुलना करने लायक भी नहीं था। विकास को संदेह होने लगा कि गिल्ड के कीमियागरों ने उसे क्या बताया था। कीमियागरों के गिल्ड को राघव के सभी तरीकों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, इसलिए उन्हें उसका इलाज करने में सक्षम होना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने उसे अंतहीन पीड़ा झेलने दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने गिल्ड के बारे में गलत अनुमान लगाया था। राघव ने औषधीय गोली के ऊपर थोड़ा सा भूत तलाशने वाला तरल लगाया था। ग्रैंड मास्टर संजय के अलावा गिल्ड में कोई भी यह पता नहीं लगा सकता था। जाहिर है सैवेज मार्क्विस के पास संजय जैसे महान व्यक्ति को आमंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। उसे तो छोड़िए, एक राजकुमार के पास भी यह क्षमता नहीं थी। राघव, मुझे आजाद करने के लिए तुम क्या चाहते हो? विकास ने अपने दांत पीस लिए। विकास, तुम्हारी सारी अदम्य हिम्मत कहां चली गई? तुमने मुझे इतने सालों तक सताया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेके। अब चीजें मेरे पक्ष में बहुत कम समय के लिए ही हुई हैं। अगर तुम अब रुकना चाहते हो तो बहुत देर हो चुकी है। खेल के नियमों का पालन करना होगा, राघव ने उदासीनता से कहा। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। तुम सचमुच मुझे नहीं छोड़ोगे? अगर आप दुख की गहराई से बचना चाहते हैं तो यह बहुत आसान है। अपनी तलवार लें और इसे अपनी गर्दन पर खींचें। यह केवल 1 सेकंड के लिए दर्द देगा और फिर आप मुक्त हो जाएंगे। मुझसे मदद की भीख मत मांगो। विकास इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। जब वह भूतों से परेशान था और उसकी आत्मा झुलस गई थी तो वह वास्तव में खुद को दर्द से मुक्त करने के लिए मृत्यु का उपयोग करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह क्षण बीत गया, वह सामान्य व्यक्ति बन गया और जीवन के प्रति लालसा से भर गया। यही कारण था कि वह खुद को मार भी नहीं सका। अगर उसने जीवन चुना तो यह दुख था, अगर उसने मृत्यु को चुना तो वह इससे नहीं गुजर सकता था। विकास लगभग गिर चुका था। उसके पास खुद को मारने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर यह इसी तरह जारी रहा तो वह पागल हो जाएगा। विकास ने अपने दांत पीस लिए और जमीन पर घुटने टेक दिए। राघव, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं हार स्वीकार करता हूं। राघव की नफरत अब पहले जैसी तीव्र नहीं रही। वर्तमान राघव विकास से बहुत ऊपर था।
और वे अब एक ही स्तर पर नहीं थे। उसने अपनी आंखों में एक छोटी सी छींटी भी नहीं रखी। राघव कोई ऐसा पादरी नहीं था जो दुश्मनी का बदला दयालुता से चुकाए, लेकिन विकास की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसका अधिकांश गुस्सा गायब हो गया। और यह भी सही था, क्योंकि राघव उससे कुछ रहस्य सुनना चाहता था। जैसे ही उसने अपनी स्थानिक अंगूठी को रगड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, राघव की आध्यात्मिक शक्ति ने अचानक देखा कि विकास चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच रहा था और कटु आक्रोश से भर गया था। राघव ने चुपचाप अपने आप से कुछ कहा, फिर वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी स्थानिक अंगूठी से एक औषधीय गोली निकली और उसने उसे सीधे विकास की ओर फेंक दिया। यह औषधीय गोली तुम्हारे लिए है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम मुझसे दुश्मनी नहीं करोगे, अन्यथा तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। राघव फिर चला गया। विकास ने उठने से पहले राघव के दूर चले जाने का इंतजार किया। दूर से उसकी ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। राघव, अगर मैंने तुम्हें एक दयनीय मौत नहीं मरने दी तो मैं विकास नहीं बनूंगा। उसे इस बात का डर नहीं था कि राघव उसे जहर दे देगा, क्योंकि दूर दूर तक कई लोग थे जिन्होंने देखा था कि क्या हुआ था। अगर वह सच में इस औषधीय गोली से मर गया तो राघव सजा से बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने आत्मविश्वास के साथ औषधीय गोली निगल ली। अगले दिन विकास यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी रात की भयावहता दूर हो गई थी और अब उसे हर सुबह अपनी आत्मा के जलने की भावना से पीड़ित नहीं होना पड़ता था। उसने मन ही मन ठंडे स्वर में कहा, राघव, बस रुको। अगली बार जब मैं कुछ करूंगा तो मैं एक ही झटके में तुम्हारी जान ले लूंगा। उस समय पछताने वाला व्यक्ति तुम ही हो। जब राघव ने विकास को इसे खाते हुए देखा तो उसने भी उपहास किया था, तुम सच में बहुत दुष्ट हो, इसलिए जीवित रहना असंभव है। मैं वास्तव में तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से तुम विनाश को आमंत्रित कर रहे हो। राघव अभी सड़क पर चल ही रहा था कि अचानक किसी ने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा कि यह रघु था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के तीसरे स्वर्ग चरण में पहुंच गया था। अपनी साधना के कारण उसका मूल रूप से मोटा शरीर अब मजबूत और बलवान दिखाई देने लगा। रघु, तुम बुरे नहीं हो। तुम पहले ही आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन के तीसरे स्वर्ग चरण तक पहुंच चुके हो। राघव मुस्कुराया। हे, यह सब राघव की वजह से है, उसने कुछ शर्मीलेपन से कहा। राघव, मैं बस आपसे मिलने के बारे में सोच रहा था। आपको किस चीज की जरूरत है? नहीं, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तीसरे स्वर्ग चरण में पहुंच गया हूं। मुझे लगता है कि मुझे जश्न मनाना चाहिए। देखो कुणाल ने क्या किया। मैं तुलना में बहुत शर्मनाक नहीं हो सकता है ना? रघु ने कहा। वह रक्त संघनन क्षेत्र में आगे बढ़ गया है, जबकि आप अभी आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन के तीसरे स्वर्ग चरण में हैं। कोई भव्य उत्सव मनाने की क्या जरूरत है? राघव ने हंसते हुए कहा। हाँ, वे समान नहीं हैं। मैं पहले भी साधना नहीं कर सकता था, इसलिए इस बार का उत्सव निश्चित रूप से कुणाल के समान स्तर का है। रघु ने गंभीरता से कहा। खैर, जब मेरे भाई मुझे पीने के लिए आमंत्रित करते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। चलो चलें। हाँ, बढ़िया। मैंने पहले ही दावत का ऑर्डर दे दिया है और हमें सिर्फ तुम्हारी कमी खल रही है। जिस रेस्टोरेंट में रघु उसे ले गया था वह शहर के दक्षिणी हिस्से में था। हालांकि यह उतना मशहूर नहीं था जितना कि कुणाल उन्हें लेकर आया था, लेकिन यह उतना बुरा भी नहीं था। जब राघव अंदर आया तो उसने देखा कि रघु ने सच कहा था। कुणाल, अभी और अन्य लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। हाँ, राघव आखिरकार आ ही गया। राघव भी हंसा। उसने सभी का अभिवादन किया और जैसे ही वह बैठा, खाने पीने की चीजें बाहर लाई गईं। आज तीसरे स्वर्ग चरण में मेरी उन्नति का जश्न मनाने का दिन है। मैंने आखिरकार अपने साधना पथ का पहला कदम उठा लिया है और मेरे सामने एक उज्जवल भविष्य खुल गया है। यह टोस्ट राघव के लिए है। सभी ने उसकी खूब प्रशंसा की। वे सभी ऐसे लोग थे जिनकी किस्मत केवल राघव की वजह से बदली थी। राघव ने भी कोई औपचारिकता नहीं निभाई और एक ही बार में शराब का एक बड़ा कप पी लिया। सभी दोस्त थे, इसलिए खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी और सभी ने खूब शराब पी। कुणाल और रघु के अलावा बाकी सभी अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा कंडेंसेशन के पहले
हेवन स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए थे। उनके पास वीर आत्माएं थीं, लेकिन शराब के प्रति उनकी सहनशीलता नहीं थी। कुछ ही कप पीने के बाद बहुत से लोगों के मुंह खुले रह गए। राघव, ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग से आए एक मार्शल देवता हैं, पुरुषों के बीच एक अद्वितीय प्रतिभा। हम सभी सोच रहे हैं कि आखिर किस तरह की महिला आपके लिए उपयुक्त है। शराब की मदद से किसी ने पूछा। राघव के जवाब देने से पहले ही अब्बी ने कहा, हे, कम से कम यह एक राजकुमारी होनी चाहिए। दिखने में यह पक्षियों और जानवरों को मोहित करने, चांद को ढकने और फूलों को शर्मसार करने में सक्षम एक सुंदरी होनी चाहिए। और साधना के स्तर के लिए जो भी हो, किसी भी मामले में कोई भी राघव को धमकाने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि आर्यद्वीप का राजकुमार भी ऐसा नहीं है जिससे वह डरता हो। इसलिए उसकी भावी पत्नी को इतना मजबूत होने की जरूरत नहीं है। हा। ठीक है, हमारे फीनिक्स क्राई साम्राज्य में केवल तीसरी राजकुमारी ही उन मानदंडों पर खरी उतरती है, रघु ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने तीसरी राजकुमारी को पहले भी देखा है, और हालांकि वह सुंदर है, लेकिन उसका स्वभाव डरावना है। सामान्य लोग इसे संभाल नहीं पाएंगे। किसी और ने आह भरी। छी, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी भी राघव से नहीं मिली है। राघव के सामने तो बाघ भी बिल्ली का बच्चा बन जाएगा। राघव अवाक रह गया। जब उन्होंने तीसरी राजकुमारी का विषय उठाया तो अमोदिता की सुंदर छवि उसके दिमाग में उभरी। वह कुछ दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अमोदिता वास्तव में एक कोमल हृदय वाली महिला थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसे दुनिया के सामने घमंडी और असभ्य व्यवहार करना पड़ा। साथ में बिताए गए समय के बारे में सोचते हुए उसके अंदर एक गर्मजोशी भरी भावना भर गई। साथ ही उसे अंदर से अजीब भी महसूस हुआ। क्या इस तरह की बातें करना अमोदिता के लिए अनुचित नहीं था? राघव इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक महिला की ठंडी हंसी गूंजी। तुम बेशर्म किसान सच में पागलपन भरी बातें सोचते हो। क्या तीसरी राजकुमारी के बारे में तुम चर्चा कर सकते हो? ये शब्द सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रघु ने गाली देते हुए कहा, ये कैसी बेवकूफ औरत है, पापा के लिए निकल जा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गलियारे से एक मेज सीटी बजाती हुई उनकी ओर आई, लेकिन अचानक वह बीच हवा में ही रुक गया। राघव ने उसे पकड़ लिया था और अपने हाथ के एक झटके से उसे वापस उड़ा दिया। एक महिला अभी अभी वहां से निकली थी। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा भाव था और वह मेज साफ तौर पर उसी ने फेंकी थी। वास्तव में पहले उन्हें पटक कर मेज फेंकना और फिर बाहर निकल जाना, यह कितना महान आचरण है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस टेबल को उसने फेंका था वह असल में उससे 10 गुना ज्यादा ताकत से उस पर वापस गिरेगी। टेबल की वजह से पैदा हुई तूफानी ताकत की वजह से उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। यह बहुत जल्दी हुआ था और उसके लिए बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगर वह इससे टकराती तो निश्चित रूप से उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती। अचानक टेबल उड़ गई। ब्लेड के निशान वाला एक आदमी सबकी नजरों में आया और उसने महिला को बचाया। जब सबने उसे देखा तो एक बार फिर उनके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उन्होंने उसे आर्यद्वीप के राजकुमार के निजी अंगरक्षक के रूप में पहचान लिया। जख्मी आदमी राघव को देखकर चौंक गया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी फिर से तुमसे मिलूंगा। हालांकि वह उस टेबल को तोड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह से बल को तितर बितर करने में कामयाब नहीं हुआ था। फर्श पर एक भारी पद चिन्ह रह गया था, जो दर्शाता था कि उसने राघव की ताकत का गलत अनुमान लगाया था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आखिरकार एक यंग व्यक्ति हूं। मुझे ऊर्जावान तरीके से काम करना होगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना होगा। मैं आप जैसे अद्भुत व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकता, जिसने पहले ही खुद को नीचे गिरा लिया है और अब आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, उन्होंने उदासीनता से कहा। जख्मी आदमी का चेहरा काला पड़ गया और वह जवाब देने ही वाला था कि तभी दूसरी आवाज गूंजी, हाँ, कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन राघव अभी भी पहले की तरह ही शांत है। आर्यद्वीप के राजकुमार आर्यवीर उसी आकर्षक मुस्कुराते चेहरे के साथ धीरे धीरे चले आए जो उन्होंने पहले भी दिखाया था। आर्यवीर मुस्कुराया, यह सिर्फ एक गलतफहमी है।
मैं तुम्हें अपनी बहन आरवी से मिलवाता हूं। राघव का जबड़ा खुला रह गया। तो यह पागल औरत वास्तव में एक राजकुमारी थी। यही कारण था कि ग्रैंड मास्टर संजय ने उसे उसके आसपास सावधान रहने के लिए कहा था। अब तुम्हें पता चल गया है कि हमारे बीच कितना बड़ा अंतर है। आरवी ने राघव के आश्चर्य पर व्यंग्य किया। उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, हम वाकई काफी अलग हैं। अगर मैं 10,000 साल तक भी प्रशिक्षण लेता तो भी मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ से तुलना नहीं कर सकता। आरवी, क्या बढ़िया नाम है। तुम। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। न केवल आरवी बल्कि आर्यवीर की आंखें भी एक पल के लिए ठंडी हो गईं। फिर वह मुस्कुराया। ठीक है, अब जब हर कोई एक दूसरे को जानता है तो मुझे आश्चर्य है कि आप पहले क्या बात कर रहे थे कि यह इतना जीवंत हो गया। रघु और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से आर्यद्वीप के राजकुमार के साथ थोड़ा असहज थे। आखिरकार वह एक राजकुमार था और स्थिति में अंतर बहुत बड़ा था। वे राघव की तरह जिद्दी नहीं थे और उन्हें उससे कुछ भी गलत कहने की हिम्मत नहीं हुई। वे सब एक पल के लिए चुप हो गए। आरवी ने व्यंग्य किया। मैंने इन टोड़ों को तीसरी राजकुमारी का अपमान करते हुए और इस बारे में बात करते हुए सुना कि वह किससे शादी करेगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि मेरे भाई ने तीसरी राजकुमारी को जीतने के लिए महारानी दामिनी को पहले ही सगाई का तोहफा दे दिया है। इन लोगों ने मेरे भाई की मंगेतर पर नजर डाली है। वे वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। यह खबर सुनकर राघव के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने ठंडे स्वर में आर्यवीर से पूछा, क्या यह सच है? राघव, अपने रवैये पर नियंत्रण रखो, जख्मी आदमी ने चेतावनी दी। कोई बात नहीं। आर्यवीर ने जख्मी आदमी की ओर हाथ हिलाया। वह राघव की ओर देखकर मुस्कुराया। इस बार मैं फीनिक्स क्राई एम्पायर में इसलिए आया क्योंकि मेरे पिता ने मुझे तीसरी राजकुमारी को प्रपोज करने का आदेश दिया था। चूंकि महारानी दामिनी पहले ही सहमत हो चुकी हैं, इसलिए हमें जल्दी से एक तारीख तय करनी चाहिए। अगर राघव के पास भविष्य में समय है तो मैं आपको शादी की दावत के लिए अपने आर्यद्वीप में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। कौन जानता था कि आर्यवीर यह जानबूझकर कर रहा था, लेकिन राघव के प्रति उसका भाव एक विजेता की तरह था जो हारने वाले को दयनीय दृष्टि से देख रहा था। क्या वह जानता था? राघव यह जानते हुए भी चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका कि आर्यवीर जानबूझकर उसे उकसा रही थी, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी बेकाबू होकर बढ़ रहा था। शायद अगर वह सच्चाई जाने बिना ऐसा कर रहा होता तो ठीक होता, लेकिन राघव को पता था कि अमोदिता के इर्द गिर्द एक साजिश चल रही थी। उसके भीतर की विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जाएं ऊर्जा के बीज थे जो कटने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब जब वे पक चुके हैं तो कोई उन्हें काटने आया है। हालांकि जिस व्यक्ति ने उन्हें स्थापित किया था वह आर्यवीर नहीं था, लेकिन वह इससे लाभान्वित होने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक भागीदार था। उसे कई रहस्य पता होने चाहिए। अपने अनुभवों के बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि क्या उसकी स्थिति का आर्यवीर से कोई संबंध है। संभावना निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। जब उसने अपने और अमोदिता के इर्द गिर्द चल रही साजिशों के बारे में सोचा तो उसकी हत्या की नीयत उबल पड़ी। लेकिन अभी भी कार्रवाई करने का समय नहीं था। उसे अभी भी मजबूत होना था। अब तक तो उसे सिर्फ हिमशैल का सिरा ही दिखाई दिया था। वह अभी भी नियंत्रण में नहीं था, इसलिए उसे सहना पड़ा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका गुस्सा जल्दी ही शांति में बदल गया। राघव के गुस्से भरे चेहरे को अचानक फीका पड़ता देख आर्यवीर का दिल थोड़ा कांप उठा। राघव के प्रति उसकी सतर्कता बढ़ गई। जो दुश्मन अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते थे वे वाकई डरावने होते थे। भाई आर्यवीर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तीसरी राजकुमारी को प्रपोज करना चाहिए। राघव ने अपना सिर हिलाया। क्यों हो? मैंने भाग्य के रहस्यों का अध्ययन किया है। जब मैंने आपके लिए कुछ गणनाएं की तो मुझे एहसास हुआ कि भाई आर्यवीर के नाम में हवा शब्द है, जबकि तीसरी राजकुमारी के नाम में जंगल शब्द है। हवा जंगल को नष्ट कर देगी, इसलिए यह तीसरी राजकुमारी के लिए अच्छा नहीं है। राघव आर्यवीर के हाव भाव देख रहा था। हाँ, राघव वाकई मजाकिया है। ऐसी बात को कैसे सच माना जा सकता है? आर्यवीर ने हंसते हुए कहा। राघव की आंखें और भी उदास हो गईं।
अपनी दिव्य भावना का पूरी तरह इस्तेमाल करके उसने देखा कि आर्यवीर के हाव भाव भले ही उसके बोलने के दौरान नहीं बदले हों, लेकिन उसका दिल थोड़ा धड़क रहा था। तो यह कमीना सचमुच बहुत कुछ जानता है। ऐसा नहीं है, चेहरे पढ़ने की मेरी क्षमता निश्चित रूप से मास्टर स्तर की है। भाई आर्यवीर, आपके जीवन में बहुत आग है और इसीलिए आपको रुद्रा नाम दिया गया था। आग हवा की शक्ति उधार लेती है। ऐसी लौ हजारों मील तक फैलती है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। यह वास्तव में एक अच्छा नाम है। राघव ने प्रशंसा की। आर्यवीर ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वह भी एक पल के लिए रुक गया। उसका दिल पागल हो रहा था। क्या राघव के पास वास्तव में ऐसे कौशल थे? उसका नाम वास्तव में एक रहस्यमय व्यक्ति से प्रेरित था, जिसने इसे ठीक वैसे ही समझाया था जैसे राघव ने समझाया था। उसका जीवन अग्निभाग्यशाली था और केवल इसी कारण से उसके माता पिता ने उसका नाम रुद्रा रखा। हालांकि उसने अपना चेहरा हमेशा की तरह शांत रखा, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था और खून का बहाव बढ़ रहा था। उसकी सांसों में आ रहे बदलाव को राघव ने अनदेखा नहीं किया। राघव मन ही मन हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका नकली अभिनय वास्तव में किसी बात को छुएगा। उसने आगे कहा, जहां तक हमारी तीसरी राजकुमारी की बात है, उसके नाम में अमोदिता अक्षर है। तुम अग्नि भाग्यशाली हो, लेकिन उसके नाम में पानी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके नाम में राजा का अक्षर भी है। इसलिए यह केवल साधारण पानी नहीं है, बल्कि पानी का राजा है। हवा और जंगल एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जबकि पानी आग को बुझा देता है। आप ऐसे नाम वाले व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते। और इसके अलावा राजधानी चार तरफ से पानी से घिरी हुई है, इसलिए भाई आर्यवीर के लिए यह बहुत जोखिम भरा है। यदि आप तीसरी राजकुमारी से शादी करने की हिम्मत करते हैं, तो आप संभवतः फेनिक्स क्राई साम्राज्य छोड़ने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपको यह विचार त्यागने की सलाह देता हूं। महिलाएं कपड़ों की तरह होती हैं। सिर्फ एक कपड़े के लिए आप अपनी जान जोखिम में डालेंगे, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। कुणाल, रघु और बाकी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। क्या वह राजकुमार को धमका रहा था? जहां तक राघव की चेहरे पढ़ने की क्षमता का सवाल है, तो उन्हें इस पर आधा यकीन था और आधा शक। लेकिन अब राघव सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहा था और वे इस पर भरोसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। इस समय आर्यवीर की अभिव्यक्ति बहुत भद्दी थी। राघव के शब्दों ने उसे बहुत असहज कर दिया, क्योंकि उसके पास उनका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। अपने झूठ से हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या तुम सोचते हो कि तुम कुछ पार्लर ट्रिक्स का उपयोग करके एक राजकुमार को भ्रमित कर सकते हो? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। जख्मी आदमी गुस्से से चिल्लाया। एक कुत्ता जो सुनता ही नहीं, वह अपने मालिक के सामने बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? राघव ने भौहें चढ़ाईं। शुरू से ही वह उस जख्मी आदमी की हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था, और उस हत्या की मंशा ने उसे अंदर तक हिला दिया। इसका मतलब यह था कि जख्मी आदमी उसे मारने के बारे में सोच रहा था। राघव निश्चित रूप से उसे कोई सम्मान नहीं देगा। कमीने! जख्मी आदमी गुस्से से चिल्लाया और राघव पर मुक्का मारा। रुकना! आर्यवीर ने जख्मी आदमी को हमला करने से रोका। वह इस समय पहले से ही अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया था और उसने राघव को देखकर मुस्कुराया। किसने सोचा होगा कि राघव का इतना मजाकिया पक्ष भी होगा? मेरे क्षितिज वास्तव में व्यापक हो गए हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास इस समय अभी भी काम करने के लिए हैं, इसलिए चलो किसी और दिन बात करते हैं। आर्यवीर जख्मी आदमी और आरवी दोनों को ले आया, लेकिन आरवी ने फिर भी राघव को गुस्से से घूरा। उसकी घृणा भरी निगाहों से ऐसा लग रहा था कि वह राघव को बस एक मांस का टुकड़ा समझ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद जख्मी आदमी ने बेरहमी से कहा, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो राघव अब तक मर चुका होता। इस राघव को निश्चित रूप से मरना ही होगा। मैं भी लगभग खुद पर नियंत्रण खो चुका था। वह कमीना वाकई घिनौना है, लेकिन राघव के पास अभी भी दूसरे काम हैं। अगर वह मर गया तो इससे हमारी योजनाएं प्रभावित होंगी। उसे कुछ और दिन जीने दो। आर्यवीर ने आह भरी। यहां तक कि उसके जैसा शांत व्यक्ति भी उस पर हमला करने के लिए लगभग तैयार हो गया था। वह सचमुच बहुत क्रोधित था।
मास्टर ने मुझे उस बूढ़े कमीने संजय के सामने राघव को हराने के लिए आदेश भेजा है। अगर तुम उससे पहले उसे मार देते हो तो यह निश्चित रूप से उस बूढ़े भूत को गुस्सा दिलाएगा, आरवी ने ठंडे स्वर में कहा। वह बूढ़ा बेवकूफ, चाहे मैंने ईमानदारी से भीख मांगी हो या उसे बहकाने की कोशिश की हो, वह मेरी मदद नहीं करेगा। कितना समय बर्बाद हुआ। आर्यवीर ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। शुरू से ही मास्टर की तुम्हें लुभाने की कोशिशें काम करने की संभावना नहीं थी। क्यों? आर्यवीर ने अपना सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। उसके बगल में खड़ा जख्मी आदमी आह भरते हुए बोला, क्योंकि राजकुमारी, तुम्हारे अंदर एक महिला का उचित स्वभाव नहीं है। आरवी ने जख्मी आदमी के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, लेकिन वह बस उदासीनता से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह इसका आदी हो चुका है। एक बार जब वे चले गए तो राघव और बाकी लोगों की भी शराब पीने में रुचि खत्म हो गई। राघव को लगा जैसे उसका समय खत्म हो रहा है। वह जितना सत्य के करीब पहुंचता गया, यह उतना ही खतरनाक होता गया। एक बार जब पूरा सत्य सामने आ गया तो अगर उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी तो वह निस्संदेह मर जाएगा। लेकिन मूल रूप से समय पर्याप्त नहीं था। उसे खेती करने के लिए हर पल का लाभ उठाना था। शक्ति में थोड़ी सी भी वृद्धि उसे जीवित रहने का अधिक मौका दे सकती थी, लेकिन अमोदिता की परिस्थिति भी उस पर दबाव डाल रही थी। उसे समय के खिलाफ दौड़ना था और उसका मामला सुलझाना था। क्या आप राघव हैं? अचानक एक दुबला पतला मध्यम आयु का आदमी रेस्तरां में आया और राघव का अभिवादन किया। क्या आप राघव हैं? मैं हूं। राघव चौंक गया, क्योंकि वह खुद भी इस व्यक्ति को नहीं पहचान पाया था। बिल्कुल सही। मंडप स्वामी के आदेश पर मैं आपको यह निमंत्रण कार्ड देने आया हूं। दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति खुश हुआ। यंग कुलीन, आप शायद मुझे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैं नीलामी गृह का परिचारक हूं। मैं आपको विशेष रूप से हमारी वार्षिक नीलामी में आमंत्रित करने आया हूं। अब जाकर राघव को समझ में आया, उसे किसी तरह के व्यावसायिक काम में खींचा जा रहा था। जहां तक अटेंडेंट होने की बात है तो उसे सिर्फ पैदल चलने वाला कहना ज्यादा सही होगा। राघव को इस नीलामी गृह की बहुत अच्छी समझ थी। यह फीनिक्स क्राई साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध नीलामी घर था और एक बहुत बड़ा अस्तित्व था। हालांकि इसकी तुलना अल्केमिस्ट गिल्ड से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से शक्तिशाली था। यह एडवेंचरर्स गिल्ड का सबसे करीबी साथी था। साहसी संघ अनगिनत साहसी लोगों द्वारा गठित एक गठबंधन था, और हालांकि यह एक डीली साझेदारी थी, फिर भी इसके कई सदस्य थे। साहसी लोग अपना अधिकांश समय जंगलों में यात्रा करते थे, और यद्यपि यह एक अत्यंत खतरनाक व्यवसाय था, फिर भी इसके पुरस्कार भी बहुत अच्छे थे। सभी प्रकार की विचित्र औषधीय जड़ी बूटियां और जादुई जानवरों के मूल पाए जा सकते थे, और यदि किसी की किस्मत वास्तव में अच्छी हो तो प्राचीन विरासत भी मिल सकती थी। साहसी लोग नीलामी गृह के साथ सहयोग करने के बहुत शौकीन थे, क्योंकि वहां कीमतें बहुत उचित थीं। वहां अपनी कमाई बेचना लूट को बेचने का सबसे सुरक्षित तरीका था। उनमें से कुछ लोग खुद खतरे में नहीं पड़ते थे। वे दूसरों के साथ सौदे करते थे या दूसरों को लूटने के लिए मार भी देते थे। ये बेहद आम बातें थीं। कभी कभी शहर जंगल से भी ज्यादा भयावह होता था। इसलिए नीलामी गृह की वार्षिक नीलामी हमेशा अनगिनत लोगों को आकर्षित करती थी। वे उस नीलामी के लिए साल भर में इकट्ठा किए गए सबसे दुर्लभ खजानों का चयन करते थे। लगभग हर नीलामी में उन्हें ऊंची बोली पर प्रसन्नता होती थी, इसलिए समय के साथ उनकी नीलामी का दायरा भी बढ़ता गया। पिछले 2 सालों में नीलामी की गुणवत्ता अविश्वसनीय रूप से बढ़िया हो गई थी, और उन्होंने नए नियम भी बनाए थे। अब बिना आमंत्रण कार्ड के इसमें प्रवेश करना असंभव था, और जो लोग निमंत्रण कार्ड प्राप्त कर सकते थे वे केवल बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे। राघव ऐसा कार्ड पाने वाला पहला यंग था। यह बहुत अच्छी बात है राघव, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी, अभी ने कहा। नीलामी गृह की नीलामी की सभी वस्तुएं बेहतरीन थीं। हर एक वस्तु बेहद आकर्षक थी। नीलामी घर के विशेषज्ञ विज्ञापन और प्रलोभनों को जोड़कर कीमत हर समय बेतहाशा बढ़ती रहेगी। पैसे के बिना आप केवल ईर्ष्या से ही देख सकते हैं।
क्या आपके पास नीलाम होने वाली चीजों की सूची है? राघव ने पूछा। इस नीचे आदमी के पास केवल पहले 10 चीजों की सूची है, आप देख सकते हैं, दुबले पतले आदमी ने क्षमा मांगते हुए कहा। इसके रहस्य को बनाए रखने के लिए नीलाम की जाने वाली सर्वोत्तम चीजों को कभी भी लीक नहीं होने दिया जाएगा। राघव ने उस पर नजर डाली। जब उसने सूची में स्टार फ्यूजिंग घास को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह वास्तव में स्टार फ्यूजिंग घास थी जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। सामान्य स्टार फ्यूजिंग घास हमेशा 10 से 100 साल पुरानी होती थी। 100 साल से ज्यादा पुरानी घास दुर्लभ थी और 1000 साल से ज्यादा पुरानी घास असाधारण रूप से कीमती खजाना बन जाती थी। ऐसा खजाना वास्तव में सूची का पहला आइटम मात्र था। राघव के आश्चर्य को देखकर दुबला आदमी प्रसन्न हो गया और बोला, एक गोली प्रशिक्षु के रूप में आपके पास जो भी कीमती औषधीय गोलियां हैं उन्हें हमें सौंप दिया जा सकता है। यदि इसकी गुणवत्ता और दुर्लभता मानकों तक पहुंचती है तो हम इसे नीलामी में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन हम 50% कमीशन लेते हैं। 50%? हाँ, कितना क्रूर। क्या तुम 50% मांगने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम इससे ज्यादा मांगने की हिम्मत कर सकते हो? मानो राघव के विचारों को समझते हुए वह हंसा। जब तक आपके पास जो है वह काफी अच्छा है, तब तक हमारी पैकेजिंग और विज्ञापन के बाद हमारे मुख्य नीलामीकर्ता के अलंकरण के अलावा कीमत निश्चित रूप से आपकी कल्पनाओं से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यह सुनकर राघव को थोड़ी राहत मिली। साथ ही उसे इस बात की थोड़ी प्रशंसा भी हुई कि वे अपना व्यवसाय कैसे चलाते हैं। राघव को यह नहीं पता था कि इस आदमी का काम वास्तव में उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। दुबले पतले आदमी की स्थिति वाले लोगों को वार्षिक नीलामी के लिए 3 कोटे मिलेंगे, जिसका मतलब है कि उन्हें केवल 3 लोगों को आमंत्रित करने की अनुमति थी, चाहे वे लोग कुछ खरीद रहे हों या बेच रहे हों। जिसने उसे आमंत्रित किया था उसे एक निश्चित प्रतिशत मिलता था। वे जितना ज्यादा सामान खरीदेंगे या बेचेंगे, उस व्यक्ति को उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए आमंत्रित किए गए हर व्यक्ति का चयन सावधानी से किया जाना था। लेकिन इतने सालों के बाद पहले से ज्यादा अमीर लोगों को आमंत्रित किया जाने लगा और सिर्फ कुछ ही लोग रह गए। अब वे सिर्फ कुछ ही लोगों को चुन रहे थे। यह दुबला पतला आदमी बहुत चतुर था, इसलिए जैसे ही उसे अपना कोटा मिला वह राघव को आमंत्रित करने के लिए दौड़ा। उसे डर था कि अन्य लोग पहले वहां पहुंच जाएंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राघव राजधानी में अपनी पीढ़ी के सबसे मशहूर व्यक्ति थे और निश्चित रूप से उनमें बहुत संभावनाएं थीं। कृपया इस नीच व्यक्ति के कॉलिंग कार्ड पर नजर डालें। उसने राघव को एक छोटा कार्ड दिया। प्रवीण? हाँ, मैं एक गरीब परिवार से हूं। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं अमीर बन जाऊं, इसलिए उन्होंने ऐसा नाम रखा। दुबले पतले आदमी ने शर्मिंदगी के साथ समझाया। उसके स्पष्टीकरण से राघव को भी थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। सिर हिलाते हुए उसने कहा, मुझे निश्चित रूप से चीजें खरीदने में बहुत दिलचस्पी है। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें मैं नीलाम करना चाहता हूं। यह कैसे काम करता है? प्रवीण की आंखें चमक उठीं। कोई भी खजाना सीधे नीलामी गृह में लाया जा सकता है। हम उन्हें लेने के लिए आपके दरवाजे पर भी जा सकते हैं। राघव ने सिर हिलाया। नीलामी में सिर्फ 1 महीने से भी कम समय बचा था, इसलिए उसके पास अभी भी समय था। प्रवीण के साथ अपॉइंटमेंट तय करने के बाद राघव और बाकी सभी लोग रेस्तरां से चले गए। राघव, फिनिक्स स्काई लैंटर्न फेस्टिवल अब से 1 हफ्ते बाद है, तुम्हें जरूर आना होगा, कुणाल ने उम्मीद से कहा। फिनिक्स स्काई लालटेन महोत्सव साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्सव था। राजधानी की पूरी अविवाहित आबादी इसमें भाग लेती थी। यह बेहद जीवंत था और यह वह त्योहार था जिसका सभी यंग सबसे अधिक इंतजार करते थे, विशेषकर अविवाहित पुरुष। उनमें से प्रत्येक एक बैल की तरह होगा जो किसी महिला का ध्यान आकर्षित करने के अवसर की प्रतीक्षा में दृढ़ संकल्पित होगा। जहां तक महिलाओं का सवाल है, वे भी यह देखना चाहती थीं कि क्या उन्हें कोई स्वीकार्य पुरुष मिल सकता है। पुरुषों और महिलाओं का इस तरह एक साथ होना थोड़ा विवादास्पद था, लेकिन फिनिक्स स्काई लैंटर्न फेस्टिवल के 1 दिन के दौरान सभी वर्जनाएं हटा दी गईं और दोनों लिंग एक साथ
अपनी इच्छानुसार पार्टी कर सकते थे। इस प्रकार उनमें से कई लोगों ने इस त्योहार के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थीं। और इसका सबसे मजेदार हिस्सा उनकी पीढ़ी में नंबर 1 जूनियर योद्धा के लिए लड़ाई थी। त्योहार के दौरान हमेशा एक मार्शल स्टेज होता था। जब तक आप एक साधक थे और 20 साल से कम उम्र के थे, कोई भी ऊपर जा सकता था। प्रथम स्थान की लड़ाई सबसे खास थी। जब तक आपको वह खिताब मिल जाता, तब तक आपके लिए चुप रहना भी संभव नहीं होता। अनगिनत महिलाएं आपके पीछे फूल भेजतीं, इतने फूल कि आपको दफना भी दिया जाता। बस इसके बारे में सोचते ही पुरुषों के दिलों में आग लग जाती। शांत रहने वाला कुणाल भी जोश से जल रहा था, और जैसा कि अपेक्षित था, रघु और बाकी सभी उत्साह से भरे हुए थे। राघव, तुम्हें जरूर आना होगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाना चाहेंगे, रघु ने विनती की। तो फिर हम में से कोई भी न जाए और इसके बजाय कहीं और जाकर शराब पीने की जगह ढूंढे, राघव ने हंसते हुए कहा। नहीं मास्टर राघव, हम 1 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। रघु और बाकी लोग तुरंत उदास हो गए। उनमें से कुछ घुटनों के बल बैठ गए और राघव के पैरों को गले लगा लिया, जब तक कि वह सहमत नहीं हो गया। राघव, अगर तुम नहीं जाओगे तो यह बहुत उबाऊ होगा। राजधानी में तुम हमारी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हो। तुम्हें नंबर 1 के रूप में देखा जाता है, और अगर तुम नहीं जाओगे तो यह अनगिनत लोगों को निराश करेगा, कुणाल ने समझाया। मुझे इतना बड़ा नाम कब मिला? राघव चौंका। तुम्हें नहीं पता? यहां तक कि छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानते हैं। दोहरी मार्शल और गोली की साधना जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती है। हीरोइक असेंबली हाउस का क्रोधित देवता, जिसने अपने पंख फैलाए और फीनिक्स क्राई साम्राज्य से बाहर उड़ गया, जो 9 स्वर्गों पर घमंड से हंसता है। राघव, कुणाल ने राघव को अजीब तरह से देखा। यह कैसी स्थिति है? मुझे कैसे नहीं पता था? मेरे बारे में कविताएं लिखी गई हैं। राघव मूर्खतापूर्ण तरीके से चुप हो गया। ठीक है राघव, आपके सभी भाई आपके साथ उत्सव का आनंद लेने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। कुणाल बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसने शुरू से ही राघव को अपना भाई माना था, इसलिए उसे बाकी लोगों की तरह ज्यादा शंकाएं रखने की जरूरत नहीं थी। उफ, मैं जाऊंगा, राघव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह मूल रूप से एक अतिरिक्त दिन के लिए प्रशिक्षण की योजना बना रहा था। रघु और बाकी सभी लोग इस पर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने सामने अनगिनत खूबसूरत महिलाओं का दृश्य देख रहे हों। दूसरों से अलग होने के बाद राघव जल्दी से घर भागा। उसने रात का खाना भी नहीं खाया। वह जो समय बर्बाद कर रहा था वह बहुत ज्यादा था। उसे तुरंत अपनी साधना का आधार बढ़ाना था। यद्यपि समृद्धि स्टार पहले से ही पूरी तरह से संघनित हो चुका था, लेकिन अब जब उसने एक डेंटियन प्राप्त कर लिया था तो वह जल्दी से अधिक चक्रवातों को संघनित करना चाहता था। उसके डेंटियन में फिलहाल सिर्फ 3 चक्रवात थे। वह उन्हें बनाना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसकी यादों में असुरा सुतरा बॉडी आर्ट के भीतर ऐसा करने का कोई सुराग नहीं था। जब समृद्धि तारा संघनित हुआ था तो 3 चक्रवात एक साथ दिखाई दिए थे। यहां तक कि राघव को भी नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। अब राघव ने पाया कि जब वह अपने डेंटियन को घुमाता है तो 3 चक्रवात भी उसके साथ घूमते हैं। यह विधि केवल युद्ध के लिए उसके भीतर निरंतर ऊर्जा भेजने के लिए थी और साधना के लिए नहीं थी। समृद्धि स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा चक्रवातों की ओर आकर्षित होने से वे तुरंत आकार में 10 गुना बढ़ गए और राघव की सांसें प्रत्याशा में तेज हो गईं। लेकिन यह भी युद्ध के लिए था, न कि उन्हें विकसित करने का तरीका। राघव ने एक गहरी सांस ली और एक पल के लिए हिचकिचाते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए प्रसारित किया। हालांकि इस बार उन्होंने इसे अपने पूरे शरीर में नहीं भेजा, बल्कि इसे अपने समृद्धि स्टार में इकट्ठा कर लिया। राघव द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद समृद्धि स्टार तेजी से प्रसारित होने लगा। यह तरीका है। राघव बहुत खुश था। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सब साधना के लिए अधिक और युद्ध के लिए कम था।
अवशोषण जारी रखने की पूरी कोशिश करते हुए समृद्धि तारा निरंतर अवशोषण के तहत धीरे धीरे चमकीला होता गया। अंत में यह एक धधकते सूरज की तरह दिखाई देने लगा। धमाका! समृद्धि तारा हिल गया और वह तुरंत धुंधला हो गया। उसी समय राघव के डेंटियन में एक और चक्रवात दिखाई दिया। हाँ, मुझे अंततः खेती जारी रखने का तरीका मिल गया है। चौथे चक्रवात के निर्माण के साथ ही राघव ने पाया कि उसके शरीर के भीतर की शिरोबिंदु रेखाएं भी थोड़ी सी फैल गई थीं और उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था। अच्छा, चलो जारी रखते हैं। राघव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और 5वें हेवन स्टेज पर हमला करना शुरू कर दिया। महल के भीतरी हिस्से में चौथे राजकुमार का अध्ययन कक्ष था। चौथा राजकुमार अपनी पलकें आधी बंद करके चुपचाप बैठा था और सैवेज मार्क्विस की रिपोर्ट सुन रहा था। मास्टर, सेनापति से कोई खबर नहीं आई है। सेना उसी क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है और मास्टर के पत्रों का कोई जवाब नहीं आया है। सैवेज मार्क्विस ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट की। चौथे राजकुमार ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ठंडी उदासी की झलक थी। कितना लापरवाह, जिद्दी बूढ़ा आदमी है। मैंने उसे इतना समय दिया, फिर भी वह मेरे साथ किसी बेवकूफ की तरह पेश आता है। यह विक्रम वास्तव में महानता नहीं जानता। इतने सालों बाद भी वह राजकुमार के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। यह वास्तव में इतना घृणित है कि इसे हजारों बार मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए, सैवेज मार्क्विस ने निर्दयता से कहा। चौथे राजकुमार ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारे और विक्रम के बीच की पिछली शिकायतों के बारे में पता है। अगर उसका वह मुक्का न होता तो तुम्हारे पास टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका होता। लेकिन विक्रम की ताकत सिर्फ उसकी सैन्य शक्ति में नहीं है, अन्यथा मैं उसे इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। दुर्भाग्य से वह बहुत जिद्दी है और मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। चूंकि वह मेरा नहीं बन सकता, इसलिए उसे एक मृत व्यक्ति बनने दो। जब सैवेज मार्क्विस ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। मास्टर, क्या आपके पास कोई योजना है? अभी उससे निपटने का समय नहीं है। हालांकि उसने वास्तव में मेरे कई वर्षों के प्रयास को बर्बाद कर दिया है, इसलिए पहले उसके इकलौते बेटे को मार डालो। इसे कुछ ब्याज के रूप में गिने, चौथे राजकुमार ने उदासीनता से कहा। राघव, उसे कैसे मारा जाना चाहिए? सैवेज मार्क्विस ने कुछ उलझन में पूछा। वर्तमान राघव की गिनती कीमियागर संघ के लोगों में से एक के रूप में की जाती थी और अफवाहों में बताया गया था कि वह ग्रैंडमास्टर संजय के करीबी थे। यहां तक कि एक राजकुमार भी कीमियागर संघ की सजा से बच नहीं सकता था। मैंने पहले ही उस मामले को सुलझा लिया है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप अपनी सेना इकट्ठा करो। हम कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं। किसी का भी अनावश्यक ध्यान आकर्षित न करना मत भूलना, चौथे राजकुमार ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। हाँ मास्टर, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगा कि थोड़ी सी भी लीक न हो, सैवेज मार्क्विस ने जल्दी से वादा किया। उसकी वर्तमान शक्ति रक्त संघनन क्षेत्र में ही थी, इसलिए उसकी सैन्य शक्ति बहुत उत्कृष्ट नहीं थी। और यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह बहुत अधिक आकर्षक नहीं था। इसलिए चौथे राजकुमार ने उसे इतना ऊंचा पद दिया। वह बेहद वफादार और समर्पित था और वह चीजों को संभालने में भी बहुत सावधान रहता था। उसने जितने साल उसके लिए काम किया, उसमें उसने कोई गलती नहीं की थी। सैवेज मार्क्विस के चले जाने के बाद चौथे राजकुमार ने अपनी अलमारियों में रखी किताबों को देखा। काफी देर बाद उसने आह भरी। विक्रम, क्या यह परेशानी के लायक है? इतने सालों में मेरी ईमानदारी भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाई। मुझे दुष्ट होने का दोष मत दो। उसके शरीर में एक और विस्फोट हुआ और राघव की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, फिर भी उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज थीं। 7 चक्रवात धीरे धीरे उसके डेनेटियन के भीतर घूम रहे थे। राघव के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। उसने पूरे 7 दिन सिर्फ साधना पर ध्यान केंद्रित करके बिताए थे और 4 स्तरों पर आगे बढ़ गया था। ऐसी गति निश्चित रूप से किसी और को चौंका देगी और डरा देगी। फिर भी राघव अभी भी इससे संतुष्ट नहीं था। शुरू में उसने सोचा था कि जैसे जैसे वह अधिक चक्रवातों को संघनित करेगा, उसकी खेती तेज हो जाएगी, क्योंकि वह अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है।
लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि उसकी धारणा गलत थी। हर नए चक्रवात को संघनित करना पिछले चक्रवात की तुलना में अधिक कठिन था। आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। चौथे चक्रवात को बनने में केवल 6 घंटे लगे, जबकि 7वें चक्रवात को बनने में पूरे 3 दिन लगे। यह मूल रूप से इससे पहले आए तीनों चक्रवातों का योग था। लेकिन राघव तब भी खुश था जब उसने देखा कि 7वें स्वर्ग चरण पर पहुंचने के साथ ही उसकी मध्याह्न रेखाएं और भी दृढ़ हो गई थीं। हालांकि वह अभी भी स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन इससे उसे निराशा नहीं हुई। वास्तव में इससे वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। इसका मतलब था कि स्प्लिट द हेवंस एक असाधारण रूप से शक्तिशाली युद्ध कौशल था। उसके लिए इस तरह के उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के बदले में कुछ यादृच्छिक गोली का उपयोग करना निश्चित रूप से इसके लायक था। मूलतः वह वहां वापस जाने और उस रक्त संक्षेपण विशेषज्ञ को कुछ और उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के लिए अधिक औषधीय गोलियों की रिश्वत देने की योजना बना रहा था। लेकिन अब अमोदिता ने उसे ब्रेकिंग विंड फिस्ट और फ्लेम क्लाउड पाम दे दिया था। उसके लिए यह काफी था। वे दोनों ही उच्च नश्वर श्रेणी के युद्ध कौशल थे। सबसे अधिक संभावना है कि युद्ध कौशल मंडप की केवल तीसरी मंजिल ही उस स्तर के युद्ध कौशल को धारण कर सकती है। उस स्तर के युद्ध कौशल ऐसी चीजें थीं जिन्हें सीखने की योग्यता रक्त संघनन रक्षक के पास भी नहीं होगी। ऐसा नहीं था कि आप जितने ज्यादा युद्ध कौशल सीखते हैं उतना ही बेहतर होता है। जब तक मार्शल आर्टिस्ट को उनकी सीमा तक नहीं धकेला जाता, वे आमतौर पर उनका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध कौशल में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया गया था। साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन साधक केवल एक बार ही निम्न श्रेणी के नश्वर युद्ध कौशल का उपयोग कर सकते थे। एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद उनकी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरी बार इसका इस्तेमाल करने के लिए अपर्याप्त होगी। इसलिए जब तक आप अपने दुश्मन को एक ही चाल में हरा नहीं सकते, कोई भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इस तरह बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा युद्ध कौशल की श्रेणी जितनी अधिक होगी, इसका उपयोग करने के लिए उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उच्च नश्वर श्रेणी के युद्ध कौशल आमतौर पर रक्त संघनन साधकों के उपयोग के लिए आरक्षित थे। केवल उनके पास ही इतनी भयावह कीमत के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। लेकिन बेशक राघव साधारण नहीं था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके समृद्ध स्टार के भीतर संग्रहित थी। राघव की गणना के अनुसार वह उच्च नश्वर श्रेणी के युद्ध कौशल का 7 बार उपयोग कर सकता था। लेकिन अगर वह अपनी अधिकतम शक्ति का उत्पादन करने के लिए अपने समृद्ध स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने 7 चक्रवातों में भेजता है, तो वह केवल एक बार ही उच्च नश्वर श्रेणी के युद्ध कौशल का उपयोग करने में सक्षम होगा। वह इसे दूसरी बार उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वह खुद को मौत के लिए मजबूर करे। वर्तमान में राघव अभी भी दूसरे तारे को संघनित नहीं कर सकता है। असुरा सुत्रा 8 के अनुसार पहले तारे के सच्चे तारे बनने के बाद ही दूसरे तारे को संघनित किया जा सकता है। लेकिन राघव को अभी भी नहीं पता था कि अपने तारे को सच्चा तारा कैसे बनाया जाए। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी यादों में 9 सितारा परिवर्तन क्या थे। वह वास्तव में असुरा सुत्रा बॉडी आर्ट के साथ अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ और अधिक उलझन में पड़ रहा था। इसलिए वह अभी और अधिक चक्रवात बनाना जारी रख सकता था। यंग स्वामी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? संध्या की स्पष्ट आवाज बाहर से आई। प्रवेश करना।